Good morning. Today is 28 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर जो ये आर्टिकल है ये पासपोर्ट रिफॉर्म से रिलेटेड है। हमने प्रीलिम में डिस्कस किया था, तो आज भी दोबारा से एक बार देख लेंगे। ये CPEC जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें भारत को शामिल होने के लिए एक प्रपोजल आया है पाकिस्तान की तरफ से, उनके पाकिस्तान के आर्मी जनरल है उनकी तरफ से, तो ये देख लेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसे। बीच में जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान में उभर रही सिचुएशन में, और जो ट्रंप अभी चुन के आए हैं, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसके बारे में, तो हम ये इसको डिस्कस करेंगे। ये मणिपुर के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। कल्चरल रेवोल्यूशन जो प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है और करप्शन कम हो रहा है, प्रधानमंत्री ने इसको एक कल्चरल रेवोल्यूशन बताया था, तो उसके अगेंस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इसे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसेबल्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। इसमें दिया गया है किस प्रकार से जो डिसेबल्स हैं या डिफरेंटली एबल्ड्स हैं, दिव्यांग हैं, उनको दिक्कतें आती हैं बैंक में सर्विसेज लेने से, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक और जो 7वां आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, हम डिस्कस करेंगे। कर्नाटक गवर्नमेंट का उसमें डिसीजन डिस्कस करेंगे। तो 7 आर्टिकल्स हैं आज डिस्कस करने के लिए, जल्दी से इन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहले आर्टिकल की यूटिलिटी क्या है, देखिए, जो पासपोर्ट में रिफॉर्म्स हुए हैं, तो पहले में पासपोर्ट बनवाने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आती थी, तो प्रीलिम के लिए तो देखिए इसकी कोई यूटिलिटी है नहीं, और मेंस के लिए भी सच ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी कि पासपोर्ट में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हुए या फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। एथिक्स के स्टडी में से यूज़ कर सकते हैं, या फिर एथिक्स में आपके माइंड को खोलने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड को इन्हेंस करने के लिए हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि कल को अगर कोई केस स्टडी आती है तो आपके दिमाग के जो चक्षु हैं वो खुल जाएं। चक्षु एज ए पासपोर्ट डिपार्टमेंट, अब इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो एज ए पासपोर्ट डिपार्टमेंट हेड यू हैव टू मेक ए न्यू पासपोर्ट रूल्स, मतलब आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड हो और आपको नए रूल्स बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे, तो इस तरह के एथिक्स में कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो पहले किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती थी पासपोर्ट की एप्लीकेशंस को बनवाने में, देखिए पहले क्या होता था, इनपर्सनेशन यानी डुप्लीकेशन या फिर जालसाजी को बचाने के लिए, जालसाजी को रोकने के लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए थे, और जो पहले के रूल्स थे वो पहले के हिसाब से ठीक थे, लेकिन वो अभी के हिसाब से काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक इम्पीडिमेंट्स यानी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं वो काफ़ी क्रिएट हो जाते थे पासपोर्ट को बनवाने में, और रिक्वायरमेंट्स थी काफ़ी कम्बरसम थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स थी। आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। आज के टाइम में कई लोग बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर तो करवा देते हैं लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, और बहुत सारी IDs आज के टाइम में मिल जाती है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, लेकिन पासपोर्ट वाले अभी इनको नहीं मानते थे, वो कहते थे हमें तो चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक इम्पीडिमेंट्स, जो पुराने टाइम के हिसाब से तो सही थे, लेकिन आज वो सिर्फ एक कागजात हैं, मतलब वेरिफिकेशन के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को क्या होता था, हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता था अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए, और वुमेन्स के लिए तो बहुत ही बेकार रूल्स थे ये पासपोर्ट बनवाने के। तो इनके हिसाब से तो देखिए, अगर किसी वुमेन का सेपरेट हो गई है, फिर डाइवोर्स हो गया है, तो उसके लिए, तो उसके बच्चों के लिए, उनके लिए पासपोर्ट बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पहले दोनों पेरेंट्स का नाम लिखवाते थे पासपोर्ट के अंदर में, फादर का भी मदर का भी, लेकिन अब नए रूल के अनुसार उन्होंने चेंज कर दिया और सिंगल पेरेंट का भी नाम उस पर रजिस्टर्ड हो सकता है। इवन ऑर्फन्स का, साधु का, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था, रूटीन में पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए भी या तो उसमें ये दिखाना था, अगर देखिए आपको रिन्यू करवाना है पहले, अगर उसमें कोई भी नाम चेंज नहीं करवाया, फिर भी जो इन वुमेन के लिए फादर की कंसेंट जरूरी होती थी, और या फिर डाइवोर्स का जो डिक्री है वो ला के दिखाओ। इस तरह के जो रूल थे काफ़ी बेकार रूल्स थे वुमेन के लिए। अभी कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी सिर्फ ओनली द नेम ऑफ वन पेरेंट, अब सिर्फ एक पेरेंट का नाम काफ़ी है, दोनों का जरूरी नहीं है। और इससे क्या होगा, जो सिंगल पेरेंट होते हैं वो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे अपने बच्चों के लिए। जैसे कि अब सिंगल वुमन है, कोई सिंगल वुमन अब अपने उसके बच्चे के फादर का नाम अंकित करना वहाँ पे जरूरी नहीं है, सिर्फ माँ का नाम वहाँ पे पासपोर्ट पर अंकित होगा। और दूसरा देखिए, स्टिपुलेशन, पहले क्या होता था, मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी या फिर डाइवोर्स डिक्री की आवश्यकता होती थी, और अभी इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है, अभी का नहीं जरूरत। और पहले क्या होता था कि जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो पासपोर्ट बनवाने के लिए, उनको अटेस्ट करवाना पड़ता था, या तो लोकल मजिस्ट्रेट से या फिर नोटरी से स्टैंप लगवाओ, तो इस तरह की दिक्कत वो नोटरी वाला भी पैसे लेता है। तो अब इन चीज़ों को भी दूर कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ एक सेल्फ अटेस्टेशन यानी डॉक्यूमेंट्स पर खुद के ही साइन, जैसा हम करते हैं आजकल UPSC में डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट करते हैं तो हम खुद के साइन वहाँ पर करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं सेल्फ अटेस्टेशन। अब ये देखिए नीचे भी है, बर्थ सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है, आधार कार्ड और पैन कार्ड से काम चल जाएगा। और कौन से हैं,
अब देखिए जो ऑर्फन चिल्ड्रंस होते हैं, अनाथ बच्चे, उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत आती है बर्थ सर्टिफिकेट की, इसीलिए इनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। अनाथ बच्चों के लिए जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना नहीं होता या इनके पास होता नहीं है, अब सिर्फ एक डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। यानी जो अनाथ बच्चे होते हैं या जहाँ पे वो चाइल्ड केयर होम में रह रहे हैं, उन चाइल्ड केयर होम्स के हेड अगर लिख कर देंगे, वो डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ ये हमारे बच्चा हमारे यहाँ पर रह रहा है, तो उसका पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स की आवश्यकता अब नहीं है। दूसरा देखिए, अब सरोगेट चिल्ड्रंस जो होते हैं, कई बार सरोगेट चिल्ड्रंस को भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो ये भी कई बार इनके पास भी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो इनको भी पासपोर्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक प्लेन पेपर पर डिक्लेरेशन दे के पासपोर्ट बनवा सकते हैं कि मैं सरोगेट हूँ इस तरह से, या फिर उनके पेरेंट्स दें कि हमारा बच्चा सरोगेट है, कुछ भी मान लीजिए आप। साधु या सन्यासी होते हैं, साधु को देखिए कितनी दिक्कत आती है पासपोर्ट बनवाने में। अब जो ये साधु हैं, सन्यासी हैं, इनके गुरु लिख कर देंगे कि ये हमारे चेले हैं। थोड़ा ज़्यादा फनी हो गया तो ठीक है, आगे चलते हैं वे फॉरवर्ड में। देखिए वे फॉरवर्ड क्या है, नए रूल्स तो लाए गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन द हिंदू वाले हैरानी प्रकट कर रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं लाए गए। और ऊपर से देखिए, ये पासपोर्ट तो है वो एवरी सिटीजन का राइट है, और जो प्रोसीजर है जितने ज़्यादा सिंप्लीफाई होने चाहिए, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होनी चाहिए, बस एक बार रिफॉर्म नहीं, आगे भी जो भी दिक्कतें आती हैं तो आगे भी ये इनमें रिफॉर्म चलता रहना चाहिए। अब अगला जो आर्टिकल है CPEC से रिलेटेड आर्टिकल है। आपको पता होगा कि चाइना यहाँ पर एक कॉरिडोर बना रहा है। पहले हमने डिस्कस किया था कि मलक्का डायलेमा, वहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है और चाइना वहाँ पे डरता है कल को अगर युद्ध हुआ तो हमारा सामान वहाँ पे वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो चाइना अलग अलग रास्ते खोज रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान का, यहाँ से वो बना रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना आपको, मैं हाईलाइटर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ग्वादार पोर्ट है और यहाँ से चाइना बना रहा है अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये हमारे एरिया से होकर जाता है, यहाँ पे हमारा है बाल्टिस्तान, ये हमारा एरिया है, तो यहाँ से होकर ये जाता है। इसीलिए हमने इस पर यू कैन से डेट विरोध, UN में भी इस पर विरोध जताया था, चाइना के सामने बायलैटरली भी इस पर विरोध जताया था। तो इसमें होगा क्या इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगे, हाईवे बनाएंगे, वो न्यूक्लियर प्लांट्स इस्टाब्लिश करेंगे, इस हाईवे पर इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश करेंगे। पहले ये 46 बिलियन का था, अब बढ़ाकर शायद 51 का हो गया है, यानी जब शुरुआत में इसकी घोषणा की गई थी तो $46 बिलियन का था, अब ये बढ़ के 51 बिलियन हो गया, विकिपीडिया पर दिखा रहे हैं। तो इस आर्टिकल में अब इंडिया को प्रपोजल मिला है पाकिस्तान के आर्मी जनरल की तरफ से। तो यूटिलिटी क्या है, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो इसकी सिटीज़ के नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस से ये जा रहा है, तो आप बताइए चाइना के कौन से प्रोविंस में ये जाता है और सिटी का नाम क्या है जहाँ पे ये खत्म होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देश इसमें शामिल है, कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं। मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो वो ये सारी की सारी जो वन रोड वन बेल्ट, उल्टा हो गया तो वन बेल्ट वन रोड हो गया, तो वन रोड वन बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है चाइना का, और जो चाइना के अलग प्लान्स हैं पाकिस्तान के अंदर में और इस पूरे रीजन के अंदर में, इंडिया अपने आंख मूंद के नहीं रख सकता। इस बात पर आप कमेंट कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो है क्या, पहले तो देखिए थोड़ा सा CPC पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नज़र डाल लेते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसको नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं। और ऊपर से देखिए, ये इस कॉरिडोर में देखिए यहाँ पर 51 बिलियन है, तो 51 बिलियन का अब ये हो चुका है। कासगार, ये नाम भूल जाइए, ये आंसर आपको देना है ये आंसर आपको देना है, ठीक है। कनेक्ट्स कासगार एंड गादार थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। ये सब चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे, हाईवेज का नेटवर्क बनेगा, रेलवेज आएंगी, पाइपलाइंस आएंगी। और द कॉरिडोर है, ये किस लिए है, ये देखिए, ये पूरे के पूरे जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड करेगा, और जो इकोनॉमिक टाइज हैं चाइना के साथ में वो भी यू कैन से ज़्यादा बढ़ाएगा, इन्हेंस करेगा इस चीज़ को, और पाकिस्तान को शामिल करेगा वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है इसमें। तो देखिए इंपॉर्टेंस जो CPC की चाइना के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इसीलिए चाइना ने इसको जो अपना 13th 5-year प्लान है उसमें भी शामिल किया है। क्योंकि देखिए जिस रीजन में चाहेगा, जिनजियांग रीजन जो है, तो उसमें क्या है, टेररिज्म, आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। तो इसके थ्रू, इस कॉरिडोर के थ्रू ऐसा कहा जाता है कि चाइना भी अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से देखिए, जो इसके थ्रू चाइना, और चाइना के क्या क्या डिज़ाइंस हैं यहाँ देखिए, इसके थ्रू चाइना क्या होएगा, यहाँ पे अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्ट होएगा, ईरान के थ्रू कनेक्ट होएगा, इवन पाकिस्तान के थ्रू ही वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने की सोच रहा है इस एरिया में। तो जो ये पाकिस्तान का ये कॉरिडोर होगा उसको चाइना एक बहुत मल्टी वे में, यानी मल्टीलेटरल वे में यूज़ करने की सोच रहा है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी कनेक्ट करने की सोच रहा है। जैसे यहाँ पे जा रहा था, हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे बलूचिस्तान रीजन से वो अफगानिस्तान से भी कनेक्ट हो सकता है। वैसे तो उसकी उज्बेकिस्तान से होकर दूसरी भी कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान में।
यहाँ से देखिए, यहाँ से उज्बेकिस्तान से दूसरी कनेक्टिविटी भी है, लेकिन वो सोच रहा है यहाँ से अफगानिस्तान से कनेक्ट होने में काफ़ी आसानी रहेगी, बलूचिस्तान से होके अफगानिस्तान से कनेक्ट हो जाएंगे। यहीं से वो ईरान से भी कनेक्ट होने की सोच रहा है, और यहीं से इसी कॉरिडोर के तहत वो सेंट्रल एशिया के दूसरे कंट्रीज से कनेक्ट होने की सोच रहा है, प्लान कर रहा है चाइना। तो हमारा क्या स्टैंड है सीपी से? हमारा स्टैंड तो देखिए कुछ अच्छा नहीं है। हमने तो साफ साफ इसका विरोध किया था, हमारे एरिया से होकर जा रहा है तो हम क्यों इसका सपोर्ट करेंगे? हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज है। जब चाइना की बात आई तो वो कहता है कि जब ट्रंप ने कॉल किया चाइना को तो वो कहता है वन चाइना की पॉलिसी को आप चैलेंज कर रहे हो, हमारी पॉलिसी आप हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो, तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे इसको? दूसरी बात यह है, हमने यूएन में इसका विरोध किया था, और न्यू दिल्ली ने तो पहले तो देखिए जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, जब शुरू में इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो वो नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना की विजिट पर गए थे और उससे पहले इसकी डिक्लेरेशन हुई थी, तो उस टाइम पे तो हमने इसका डाउन प्ले कर दिया था। हमने सोचा था ऐसे ही वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमने और भी कोशिश करी, हमने बीजिंग को डिस्यूड यानी मना करने की कोशिश करी कि आप इस प्रोजेक्ट पर मत जाइए, क्योंकि हमारी डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर से ऊपर से जा रहा है और ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए आप इसको आगे लेकर मत जाइए पाकिस्तान के साथ में। लेकिन चाइना ने यह भी नहीं माना। अब देखिए, मानना तो दूर, अब ये पिछले 1 साल के अंदर पूरी तेजी से इसको लेकर बातचीत आगे बढ़ी है और प्रोग्रेस आगे बढ़ी है। तो ऊपर से देखिए ये पाकिस्तान, इवन जो चाइना के दूसरे इश्यूज़ हैं उस पर भी इसने काफ़ी सपोर्ट किया पाकिस्तान को, जैसे कि आतंकवाद का इशू है जो मसद अजूर, जो आतंकवादी का नाम जो भी है उसको सपोर्ट किया। और दूसरा, जब हमारी NSG के अंदर में हमारी मेंबरशिप की बात में आई तब भी चाइना ने पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का भी यही स्टैंड है, वही आगे किया, पाकिस्तान के स्टैंड को आगे किया कि क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर इंडिया को NSG में शामिल कर रहे हो तो पाकिस्तान को क्यों नहीं, और सारी रीजन्स पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी ऊपर गई है, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर ले लीजिए या फिर NSG का इशू ले लीजिए या फिर वो आतंकवादी जो है उसको सपोर्ट करने का इशू ले लीजिए। इवन एक कोट यूज़ होता है आंसर्स में, कोट यूज़ होता है, ये पाकिस्तान के जो मुशर्रफ कहा करते थे या फिर पाकिस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट ये कहते थे, हमारी दोस्ती जो चाइना के साथ में है वो शहद से मीठी है, माउंटेन से ऊंची है, इस तरह की वो बातें करते थे। तो वही है, दोनों के दोनों हमारे दुश्मन लेकिन दोस्त बने पड़े हैं, इसीलिए हम वियतनाम के साथ दोस्ती अच्छी कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ है? अब देखिए, ये सब चीज़ें तो थी जो CPC का वो बैकग्राउंड थी। अब ये हुआ कि जो पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया को भी इस CPC कॉरिडोर में शामिल होना चाहिए, और फिर उसके जवाब में चाइना के प्रोफेसर ने कहा कि ये गुडविल गेस्चर है और इंडिया को होना चाहिए इसमें शामिल, एक सॉफ्ट बॉर्डर्स बनाने चाहिए कश्मीर में, इस पूरे रीजन की डेवलपमेंट होगी इससे। और देखिए, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम है कि इंडिया इसमें शामिल होगा, लेकिन इंडिया को एक सोचने की जरूरत है इस पूरे के पूरे रीजन में जो ये हो रहा है, और चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, इवन पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है, तो हमें इस पे सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा और हमें कौन सी अप्रोच अपनाने की जरूरत है इस पूरे डायनामिक्स में। तो इसी बात है। दूसरा देखिए, जो ये हुआ था आधे अधूरे मन से इन्होंने कहा था वैसे भी, क्योंकि उसी के बाद में उसी स्पीच में इंडिया को लताड़ा भी गया था कि जो बलूचिस्तान में इंडिया की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो सिर्फ कहने के लिए इन्होंने कहा था। अब देखिए डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। ईरान कहता है कि जो ग्वादार पोर्ट है वो चाबहार पोर्ट का एक सिस्टर होएगा। यहाँ पे देखिए सिस्टर पोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, हम अभी देखते हैं इंडिया, देखिए यहाँ पर बना रहा है चाबहार पोर्ट, यहाँ पे ग्वादार पोर्ट है, ये चाइना बना रहा है पाकिस्तान के अंदर में, बिल्कुल यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में हम पोर्ट बना रहे हैं। हमारा पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट, यहाँ पे बना रहे हैं हम, ठीक है। हमारा पोर्ट यहाँ से अफगानिस्तान से भी जाएगा, फिर आगे भी जाने में सहायता प्राप्त करेगा, काफ़ी वो है, इसका रूट भी अच्छा है। तो ईरान ने यह कहा कि ये दोनों के दोनों पोर्ट, ये जो चाबहार पोर्ट जो है इंडिया बना रहा है और ये पोर्ट ग्वादार पोर्ट चाइना बना रहा है, दोनों के दोनों सिस्टर पोर्ट, बहनें होनी चाहिए दोनों के दोनों पोर्ट, इस तरह की बात कर रहा है ईरान। अब देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है, और तुर्कमेनिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के थ्रू जो ये पोर्ट बनाया जाएगा उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो और ये नोडल पॉइंट की तरह काम करे पाकिस्तान से गुड्स लाने और ले जाने के लिए। ऊपर से देखिए यहाँ पर भी देख लिए पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी चाइना की जो है यहाँ पे देखिए इज बिकमिंग नोडल पॉइंट फॉर चाइनाज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स टू ईरान। जैसा मैंने पहले कहा था कि चाइना ईरान के साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है इस कॉरिडोर के तहत, इस पोर्ट के तहत, ग्वादार पोर्ट के तहत, इवन अफगानिस्तान के साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ाता रहता है। और उससे भी एक बुरी बात जो पिछले कुछ दिनों में यह हुई है कि ये तीनों देश, यानी रशिया तो हमारा एक बहुत अच्छा साथी था, रशिया, चाइना और पाकिस्तान ऑफिशियल्स ये अगले हफ्ते मिल रहे हैं, यानी ये मिलेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कैसी सिचुएशन सुलझाई जाए अफगानिस्तान के अंदर में। ये देखिए द मीटिंग अमंग द रशियंस, चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ऑन अफगानिस्तान। और दूसरा देखिए जो तालिबान है, रशिया की मीटिंग तालिबान के साथ भी हुई है,
तो इससे तो देखिए पूरे के पूरे डायनामिक्स ही चेंज हो गए हैं। रशिया तो हमारा साथ ही माना जाता था, लेकिन वो चाइना के साथ एक तरह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भी उनकी दोस्ती बढ़ रही है। पाकिस्तान और रशिया का तो कोई इतिहास है ही नहीं, यानी हमेशा से रशिया हमारा दोस्त था और पाकिस्तान के साथ रशिया ने कभी डील ही नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है कि रशिया पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ कर रहा है। पहले एक्सरसाइज करी। अच्छा ये बात बताइए, हमने पहले डिस्कस किया था क्वेश्चन कि रशिया और पाकिस्तान ने जो एक्सरसाइज की थी अभी, तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए इस पूरे जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। देखिए हमें क्या करना चाहिए, हम वही बात है कि हम आंख मूंद के तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जैसा हमने डिस्कस किया था कि रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे करने के लिए हमें उनको मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ेंगे। हमें उनको एश्योर करना पड़ेगा कि भाई हमारी रिलेशनशिप यूएस के साथ तो अच्छी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको इग्नोर करेंगे। तो कुछ ना कुछ एश्योरेंस तो रशिया को देना ही पड़ेगा। और चाइना के साथ भी एक लेवल के बाद हम लड़ाई नहीं कर सकते। देखिए यूएस तो है, बहुत दूर है, मानते हैं अभी भी सुपर पावर है, लेकिन चाइना के साथ तो हमारा बॉर्डर मिलता है। चाइना के साथ हम कैसे एक लेवल के बाद में जो है लड़ाई कर सकते हैं, या फिर लड़ाई तो देखिए बहुत लेमन टर्म में कहने की बात है। इंग्लिश में तो इस तरह के टर्म्स यूज कर सकते हैं ना, वी कांट लाइक हैव द डिफरेंसेस टू परसिस्ट विद चाइना बिकॉज चाइना इज आवर बॉर्डर कंट्री, इस तरह की बातें लिखेंगे। तो अगला हम टॉपिक अभी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन उभर रही है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। क्वेश्चन पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है, दोनों की दोनों, पॉलिटिकल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल, दोनों कैपिटल इन्वेस्ट करी है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के अंदर में हमने, मतलब वर्ल्ड ने। और फिर भी जो है अफगानिस्तान में अभी भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो इसका क्या रीज़न है, यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2001 में जो अफगानिस्तान के अंदर वार हुआ वो बुश ने किया था। बुश ने वो वार किया था। 2003 में जो इराक वार हुआ, और इराक वार के बाद में देखिए अफगानिस्तान के बाद में उन्होंने एक तरफ से ध्यान हट गया। जो अफगानिस्तान में बुश ने अटैक किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था। उनको लगा था कि जो आतंकवादी है वो यहाँ पर छुपे हुए हैं, और इसको वार ऑन टेरर का नाम दिया गया था। जॉर्ज बुश ने स्टार्ट किया था। फिर 2003 में इसी कड़ी में उन्होंने इराक पर भी वार छेड़ दिया। इराक पर वार छेड़ने के बाद में इनका जो ध्यान था वो थोड़ा अफगानिस्तान से हट सा गया, डाइल्यूट हो गया। फिर 2003 में ओबामा चुनकर आए। ओबामा ने भी देखिए अपनी पॉलिसी अपनाई। उन्होंने एक तरह से डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया। अफगानिस्तान और इराक 2 वार चल रहे थे। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में जो लड़ाई है वो वार है, वार ऑन टेरर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इराक में वो जल्द से जल्द वहां से विदा हो गए और अपनी फोर्सेज को लेकर चले गए। फिर उन्होंने देखिए एक बार तो 2009 में जब ओबामा चुनकर आए थे तो ओबामा ने अपनी फोर्सेज थी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF, एक बार तो उन्होंने जो है अपने पर्सनल, अपने सैनिक बढ़ा दिए अफगानिस्तान के अंदर में। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक प्लान भी घोषित कर दिया कि 2014 तक हम वहां से निकल जाएंगे। अब देखिए 2014 में जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम था वो एंड हो गया, जो अफगानिस्तान में इन्होंने ऑपरेशन चलाया था। अभी भी कुछ ना कुछ तो देखिए वहां पर है। 9800 वो ट्रूप्स हैं, वो यूएस की अफगानिस्तान की धरती पर अभी भी मौजूद है, लेकिन अब ये लड़ नहीं रही हैं। अब ये सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं अफगानिस्तान की फोर्सेज को तालिबान से लड़ने के लिए, लेकिन अब ये लड़ाई नहीं कर रही है, यानी खुद से नहीं लड़ रही हैं। पहले वो खुद से भी लड़े थे। और एक तरह से 2017 में अब ट्रंप चुन के आएंगे तो ट्रंप ज्वाइन करेंगे अपना ऑफिस, तो देखना बाकी है कि वो किस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में। देखिए यूएस अफगानिस्तान में गया तो काफ़ी तरह का लॉस हुआ यूएस को। वहाँ पर 800 बिलियन थे पूरे के पूरी जो इनके पैसे खर्च हो गए, $800 बिलियन, और उसमें से 115 बिलियन तो सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन पर लगे। 3500 जो फेटल कैजुअलिटी, 3500 जवान मारे गए इनके, और उस पूरे नाटो के उसमें से अकेले 2400 तो यूएस के थे। और भी काफ़ी तरह की यहाँ पे परेशानियाँ हुई यूएस को, और काफ़ी लॉस उठाना पड़ा अफगानिस्तान के अंदर में। लेकिन सिचुएशन जो है वो अभी भी ग्रिम है। देखिए अभी क्या है, टोटल जो सिविलियंस वहाँ पे मारे गए हैं 31,000 मारे गए हैं, और अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ झेली हैं। 21,000 उनके जवान मारे गए हैं, और अभी जो ये फिगर है 30,000 तक पहुँच गई है। 408 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अफगानिस्तान के, उनमें से 258 पर, और देखिए द गवर्नमेंट की जो होल्ड है वो 408 में से 258 पर है, और जो 33 जिले हैं इनके वो तो अभी तालिबान की जुरिडिक्शन में आ चुके हैं, उनके कब्जे में जा चुके हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो, देखिए डेटा है ये, इसीलिए मैंने मार्क नहीं किया यहाँ पे। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिचुएशन समझने के लिए ये स्लाइड है। बस कहने का मतलब है कि वहाँ पे कैजुअलिटीज़ अभी भी बढ़ रही हैं, और अभी भी बहुत कुछ वहाँ पे ग्रिम सिचुएशन है। तालिबान का कब्जा बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है। नीचे की लाइन में यूँ लिखा है कि लिटरेसी वहाँ पर बढ़ रही है और एजुकेशन अच्छी हो रही है। लेकिन अगर ये सिचुएशन इंप्रूव करनी है और ज़्यादा, अगर चाहते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन लिटरेसी और ज़्यादा अच्छी आए, तो वहाँ पे पीस के एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए इसको ज़्यादा याद, ये जो डेटा है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए
अप्रोच जो है वो अलग अलग है। वहाँ पे अफगानिस्तान में जब करजई चुन के आए तो उनकी अप्रोच अलग थी। करजई को शुरू में लगा कि अगर पीस अगर वहाँ पे लानी है तो पाकिस्तान का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है अफगानिस्तान के अंदर में। पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर में सत्ता कैप्चर करना चाहता है। अब देखिए, अपनी कई स्पीचेस में करजई ने कहा, उन्होंने यह तक मान लिया, उन्होंने देखिए पीस लाने के लिए और पाकिस्तान की सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने यह तक कह दिया कि जो इंडिया है वो तो हमारा पुराना साथी है और पाकिस्तान तो हमारा भाई है। यानी पाकिस्तान को वो अपीज करना चाहते थे। और दूसरा, लेकिन एक लेवल के बाद में जब कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने अपने खुद के चैनल्स खोले तालिबान के साथ बातचीत के लिए, लेकिन ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने ये सारे के सारे करजई ने जो एफर्ट्स लगाए थे डायरेक्ट तालिबान से बातचीत के लिए, उन्होंने इसको इनवैलिडेट कर दिया, राह में रोड़े अटका दिए। और घनी की क्या अप्रोच रही? करजई के बाद घनी प्रेसिडेंट बने अफगानिस्तान के। घनी को भी यही लगा, उनको लगा कि करजई के एफर्ट्स तो सारे के सारे स्वाहा हो गए और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का प्रेशर भी था उन पर भी। यानी 2014 में जब अफगानिस्तान में इलेक्शन हुए तो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की स्थापना वहाँ पर की गई थी। यानी ऐसी गवर्नमेंट जो सभी दलों से मिलकर बनी हो। और देखिए, जब ऐसी गवर्नमेंट जब भी बनती है तो काफ़ी फ्रेजाइल होती है, जो इस गवर्नमेंट का जो फैब्रिक होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, कभी भी ढह सकती है। इसलिए घनी को लगा कि जल्द से जल्द तालिबान की प्रॉब्लम को सुलझाना जरूरी है, अदरवाइज वही असर मेरे एफर्ट्स का होगा जो करजई के एफर्ट्स का हुआ था। इसीलिए उन्होंने फिर से, घनी ने भी पाकिस्तान को अपीज करना स्टार्ट कर दिया, यानी पाकिस्तान की वाहवाही करनी स्टार्ट कर दी और उनके साथ घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि पाकिस्तान ही तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा जो तालिबान की है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पाकिस्तान के आर्मी से वो मिलकर आए, आर्मी के चीफ से मिलकर आए राइल शरीफ से, रावलपिंडी के अंदर में। यानी एक तरह से ये प्रोटोकॉल को तोड़ना था। आप उस देश के यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं मिल रहे हो बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे हो, तो ये प्रोटोकॉल को तोड़ना था। उन्होंने यह भी सपोर्ट कर दिया। उन्होंने देखिए, घनी ने एक तरह से इंडिया को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान कहता था कि अगर हमारे साथ रिलेशन अच्छे करने हैं तो इंडिया के साथ जो आपके रिलेशन है उसको इग्नोर करो। घनी ने कहा ठीक है भाई, हम इग्नोर करते हैं, लेकिन आप हमारे देश के अंदर में सिचुएशन तो इंप्रूव कीजिए, तालिबान को कहिए तो सही, उनके ऊपर जो आपका इन्फ्लुएंस है उसको एक्सरसाइज करते हुए उनको हमारे अंदर जो हो रहे हैं हमले करने से रोकिए। इस तरह की बात घनी ने उनको कही। बाद में एक इस्टेब्लिश हुआ क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ, जिसके मेंबर थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और यूएस। आखिर में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने फिर भी अपनी वाली दिखाई और वहाँ पे घनी भी आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में आ गए और यू कैन सी दैट पूरे इरिटेट हो गए। उन्होंने पाकिस्तान को फिर तो पब्लिकली ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कुछ आना जाना नहीं है और कुछ शांति नहीं ला सकता। काफ़ी लेट टाइम से हैं। तो पाकिस्तान की ओवररीच क्या है उसके अंदर में? देखिए, पाकिस्तान की ओवररीच थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो है एक काफ़ी पोरस है। और जो दोनों के दोनों जो एथनिक ग्रुप्स हैं, यानी पाश्तून मान लीजिए, पाश्तून जो एक एथनिक ग्रुप्स है वो पाकिस्तान के अंदर भी रहता है, अफगानिस्तान के अंदर भी रहता है। तो थोड़ा बहुत तो देखिए, अगर पाकिस्तान का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के अंदर तो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान को सिर्फ एक प्यादा बना के रखना चाहता है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान में वो सब कुछ हो जो हम चाहते हैं और इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा चाहता है पाकिस्तान। तो देखिए, ऐसा तो मुमकिन है नहीं एक लेवल के बाद में। हर चीज़ को अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के प्रिज्म से देखेगा, यानी इंडिया के फायदे नुकसान से वहाँ पे देखेगा, तो एक तरह से जो एनवायरनमेंट क्रिएट होएगा वहाँ पे एक मिसट्रस्ट का, सस्पिशन का, संदेह का, हॉस्टिलिटी का, यही एनवायरनमेंट क्रिएट होएगा। तो पाकिस्तान को हर एक चीज़ को अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं, इंडिया के मतलब इंडिया को ध्यान में रखते हुए नहीं बनानी चाहिए उन्होंने अपनी पॉलिसी। और दूसरी देखिए, पाकिस्तान को मानना चाहिए जो आइडिया ऑफ अफगान सोवरेनिटी, यानी अफगानिस्तान का जो लैंड है उस पर अफगान लोगों का कब्जा है। कब्जा मतलब अफगान लोगों का ही हक होना चाहिए, अफगान गवर्नमेंट का ही हक होना चाहिए और कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये आइडिया एक्सेप्ट करना होगा। और ये तब होगा जबकि जो वहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी चल रही है अफगानिस्तान के अंदर में वो नहीं होगी। अनलेस पाकिस्तान, जब तक कि पाकिस्तान अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता तब तक इस तरह की दिक्कतें आती रहेंगी। और अभी फिलहाल का सिनेरियो तो ये है कि जो तालिबान है, तालिबान की जो है वो फ्रेगमेंटेशन में है, यानी तालिबान बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है अफगानिस्तान के अंदर में। लेकिन देखिए, ग्रुप्स में डिवाइड तो हो चुका है, लेकिन उनकी अटैक करने की जो क्षमता है अफगानिस्तान के अंदर में वो कम नहीं हुई है, बल्कि और भी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो गई है। अगर तालिबान एकजुट रहता है तो कम से कम उनके साथ बातचीत तो हम कर सकते हैं। अब तालिबान जो एक आतंकवादी ग्रुप है वो काफ़ी सारे आतंकवादी ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं, तो कैसे उनसे बातचीत करेंगे? एक बंदे से बातचीत करना तो आसान है, इतने सारे बंदों के साथ बातचीत तो थोड़े ना कर सकते हैं।
दूसरे और कौन कौन से चैलेंज है अफगान गवर्नमेंट को? दूसरा देखिए, उनका जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, जैसे हमने पहले किया, काफ़ी कमज़ोर है। और जो तालिबान के डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये भी हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान इंटरफेयर करता रहता है अफगानिस्तान के अंदर, ये भी एक चैलेंज है वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने में। जो तालिबान की डिमांड्स हैं वो देखिए, तालिबान बातचीत के लिए क्या कहते हैं, पहले सारे के सारे जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, यानी यूएस की फोर्सेज हैं या फिर इंडिया है, कोई भी मान लीजिए, वहाँ पर तालिबान ये कहता है कि पहले जो एक्सटर्नल फोर्सेज यानी फॉरेन प्लेयर्स हैं इनको बाहर निकालो, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो इस तरह की देखिए बातें मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होएगा तो जो इतनी सारी सहायता मिलती है अफगानिस्तान को वो कैसे मिलेगी? अब इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? देखिए, हमने तो $2 बिलियन वहाँ पे लगा रखे हैं। जरांस दिलाराम हाईवे, वहाँ की पार्लियामेंट को हमने बनाया जिसका नाम सोरा है, और एक सलमा डैम भी हमने वहाँ पे बनाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने अफगानिस्तान में करी हैं, और इंडिया के लोगों ने वहाँ पे काफ़ी जानें भी खोई हैं। और जैसे हमारे कंसुलेट पर गाहे बगाहे वो हमला करते रहते हैं, पाकिस्तान हमला करवाता है हमारे कंसुलेट्स पर अफगानिस्तान के अंदर भी, और फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा जो रोल है वो कम नहीं हुआ है वहाँ पे। और इंडिया को देखिए, और अभी सोल्यूशन यही निकलता है कि देखिए, कुल मिला के जो आगे वे फॉरवर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बातचीत करनी पड़ेगी। अब ट्रंप जब चुन के आए हैं वहाँ पे, ट्रंप क्या है, ट्रंप के पास में भी लिटिल चॉइस है। ट्रंप भी कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया नहीं ला सकते अफगानिस्तान के अंदर में। और कंप्लीट विड्रॉल, जैसे अभी उनके 9800 पर्सनल है वहाँ पे अफगानिस्तान फोर्सेज को सपोर्ट करने के लिए, कंप्लीट विड्रॉल यानी सबके सब तो वो नहीं बुला सकते। अगर वो सब वहाँ से बुला लिए तो अफगानिस्तान के अंदर में जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तालिबान से लड़ रही हैं, वो तो एकदम से कमज़ोर हो जाएंगी और वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 2019 में दोबारा से एक इलेक्शन होंगे अफगानिस्तान के अंदर में, वहाँ पे एक ज़बरदस्त गवर्नमेंट बन के आए और कोहेसिव गवर्नमेंट बन के आए जो सभी स्टेक होल्डर्स को साथ ले और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और एक डिसाइसिव पॉलिसी अपना सके। और अब ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट चुन के आई है, उनके इंटरेस्ट ट्रंप चुन के आए हैं, उनके जो इंटेंशन है या फिर इंटरेस्ट है वो हमारी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी की जो गवर्नमेंट है उनके साथ में अलाइन करेंगे, और एक तरह से दोनों को एक साथ चलने की संभावना ज़्यादा ही है फ्यूचर में। इस तरह की ये बात कहते हैं। अगला जो आर्टिकल है देखिए, वो मणिपुर से रिलेटेड है। यूटिलिटी क्या है प्रीलिम के लिए? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन, ट्राइब्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब काफ़ी ज़रूरी होते हैं, तो जब भी आए तो आप ध्यान से देख लीजिए इनको। और दूसरा, मेंस के पर्सपेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा कि जो होलिस्टिक क्वेश्चन भी आ सकता है और वैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉकेड जो हुआ था क्यों हुआ था, किस लिए होते हैं ये। दूसरा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं। तो इस आर्टिकल में दोनों क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे और काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है। मणिपुर का ब्लॉकेड क्यों हुआ, हमने डिस्कस किया था कि मणिपुर गवर्नमेंट ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, और उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कुकी 3 कम्युनिटीज़ होती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, 3 वहाँ पे मेन एथनिक ग्रुप्स हैं, वैसे तो काफ़ी हैं मणिपुर के अंदर, लेकिन 3 है। एक नागा है, कुकीज़ हैं और मैतीज़ हैं। जो कुकीज़ हैं ये हिल्स में रहते हैं, 2 एरिया में डिवाइडेड है मणिपुर, एक हिल्स एरिया में, एक प्लेन एरिया में। प्लेन्स में रहते हैं ये मैतीज़। अब देखिए हुआ क्या था, अब क्या था, कुकीज़ को डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मणिपुर गवर्नमेंट ने सोचा कि इलेक्शन है आगे, इनकी डिमांड को हम फुलफिल कर देते हैं, वोट मिलेंगे, और उन्होंने 7 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर दिया। तो उससे नागा जो लोग हैं, नागा लोग आहत हो गए। नागा लोग आहत हो गए कि उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे नागालैंड को जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जिनमें जो नागा लोग डोमिनेटेड है, अब उनको आपने काट दिया और हमारे जो नागा लोगों को अलग अलग कर दिया। इस तरह की बात कही इन्होंने। इसी तरह से ये ब्लॉकेट कर दिया 1 नवंबर से यूनाइटेड नागा काउंसिल ने। अब क्या है, रूट काजेस क्या क्या हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रूट काजेस दिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। देखिए, कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ना जो ज्योग्राफिकल डेस्टिनी है वो काफ़ी अटैच्ड है, काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पर, और जो इनके सारी की सारी यानी मिले हुए हैं। एक रीजन में 2-2 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, और हर एक जो एथनिक ग्रुप है वो अपने होमलैंड की मांग करता है, लेकिन जो हर एक जो होमलैंड की मांग है वो काफ़ी इनकी डिवाइड। अब देखिए, थोड़ा आपको इसलिए समझ में आएगा, सिर्फ बातों से समझ नहीं आएगा, थोड़ा यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये मान इसको आप ज्योग्राफिकल रीजन मानिए। ये देखिए, जो ये रीजन जो है बिल्कुल म्यूचुअल रीजन है इनका, यहाँ पर ये जो रीजन है। अब जो इस रीजन पे देखिए, कुकी कहते हैं ये हमारा घर है, नागा कहते हैं ये हमारा घर है। अब जब तक ये दोनों कम्युनिटीज मान लेंगे कि हम दोनों का घर है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये अलग अलग मांग करेंगे, ये कहेंगे कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो नागा का हिस्सा है, ये कुकी कहेंगे आप हमको डिवाइड नहीं कर सकते, मैत्री कहेंगे आप हमको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा घर है। तो सभी इस पूरे रीजन को अपना अपना घर मानते हैं, और वैसे ये रह रहे हैं सारे मिलके एक साथ ही उस पर।
तो इसीलिए जब भी कुछ चेंज होता है तो इनके जो इश्यूज हैं वो काफ़ी एक दूसरे का जो कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। नागालैंड अलग स्टेट की मांग करते हैं, तो इसलिए अलग स्टेट उनका बनेगा कैसे है? अगर उनका अलग स्टेट बनेगा तो कुकी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनका अलग स्टेट मांगने के लिए वो एक ऐसा एरिया मानते हैं जिसमें कुकी भी आते हैं। कुकी कहते हैं आपने इनका अलग स्टेट कैसे बना दिया, क्योंकि इसमें तो हम भी रहते हैं, हमारा एरिया है। ये मैतीस कहेंगे ये तो हमारा भी एरिया, आपने अलग स्टेट कैसे बना दिया। इसीलिए जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कभी नया कोई डिस्ट्रिक्ट बनता है, नया कोई स्टेट बनता है, तो इनमें दिक्कत आती ही आती है। तो आगे देखते हैं। आगे आप देखिए जो एक टाइमलाइन है वो डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा ये प्रॉब्लम अंग्रेजों ने भी क्रिएट की थी। जो ट्रीटी ऑफ यानदोबो है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जब म्यांमार पे कब्जा किया गया था, देखिए ये बर्मीज ऑक्यूपेशन ऑफ असम एंड मणिपुर, बर्मा को ऑक्यूपाई किया था, उसके अंदर में दो रीजन्स थे, असम और मणिपुर। देखिए अब असम और मणिपुर को कैसे टैकल किया गया, असम को अलग से ट्रीट किया गया, मणिपुर को अलग से ट्रीट किया गया। उसके बाद में आया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट इन 1873, इसमें भी अलग अलग ट्रीट किया गया दोनों चीज़ों को। देखिए जो हिल एरिया था, इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, जो हिल एरिया था उनमें तो देखिए रेवेन्यू नहीं आता था, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों ने इसको तो एडमिनिस्टर ही नहीं किया। इन्होंने कहा छोड़ो ना यार, यहाँ से रेवेन्यू तो आता नहीं, इसलिए इसको एडमिनिस्टर करने की जरूरत ही नहीं है। और जो दूसरा था प्लेन एरिया, वहाँ से रेवेन्यू आता था, तो वहाँ उस एरिया को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने। यानी हिल्स एरिया में तो अब जिसको आज आप कहते हो इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट, यहाँ के लोगों को यहाँ पे जाने के लिए ही इनर लाइन परमिट चाहिए था, अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। और प्लेन जो एरिया था मणिपुर के अंदर में, वहाँ से रेवेन्यू आता था, इसलिए वहाँ के लिए रेवेन्यू पॉलिसीज बनाई अंग्रेजों ने, और यह जारी रहा। 1919 में भी ऐसा ही रहा। उसके बाद में क्या किया इन्होंने, ये देखिए हिल्स का इनर प्लेन एरिया और बैकवर्ड ट्रैक्स। 1919 में जो हिल का एरिया था उसको इन्होंने नाम दे दिया बैकवर्ड ट्रैक्स एंड कंटिन्यू टू बी लेफ्ट अनएडमिनिस्ट्रेटेड, यानी नाम दे दिया, सिर्फ हिल एरिया का नाम हो गया बैकवर्ड ट्रैक्स। एडमिनिस्ट्रेशन उसका फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप अपने ला से ही इसको आप एडमिनिस्ट्रेट कीजिए, यानी जो कोई भी कानून आपको अपनाने हैं आप अपना लीजिए। दूसरा आया फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें भी ऐसा ही हुआ। जो ट्रैक्स थे वो भी रीडिजाइन उनको कर दिया और क्लब कर दिया गया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक एक्सक्लूडेड एरिया, एक पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया। तो इतना डिटेल में आप मत जाइएगा, लेकिन थोड़ा टाइमलाइन समझाने के लिए था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, देखिए इंडिपेंडेंस के बाद भी यही चलता रहा, इंस्टीट्यूशनलाइज बल्कि ये हो गया। इम्फाल वैली थी, जो प्लेन एरिया था हमारी आज़ादी के बाद में, वहाँ पर तो फिर से एक रेवेन्यू इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हिल एरिया पे ऐसा नहीं हुआ। हिल एरिया थे वो अपने ही कस्टम लॉ से चलते रहे, और अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, इसलिए रूट काजीज हैं। अब देखिए जो ब्लॉकेड ये हुआ है वो इन्होंने किया है यूनाइटेड नागा काउंसिल ने, और ये सपोर्टेड है सभी के जो नागा मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो और जो दूसरे सिंपल वाले ग्रुप्स हैं, जैसे इसाक महुआ, खापलांग तो छोड़ दीजिए, खापलांग तो हथियार यूज करते हैं, वो तो अलग से देश की मांग करते हैं। जो ये इसाक महुआ है, इन सब के द्वारा ये सपोर्टेड है, यूनाइटेड नागा काउंसिल, सभी नागा ने मिलकर किया है। और कुकी, वो तो देखिए अब वो नागा लोग कुकी को क्या कहते हैं, वो दूसरा एथनिक ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं ये तो सेटल्ड हैं, ये यहाँ रहते ही नहीं थे पहले, ये तो माइग्रेंट्स हैं, अगर इनको यहाँ पे रहना है तो हमारे टेनेंट्स बनकर रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, ऐसी बात करते हैं नागा कुकी के लिए। अब देखिए वही बात है कि पहले तो वो बना नहीं रहे थे मणिपुरी गवर्नमेंट, लेकिन इलेक्शन के चक्कर में इन्होंने बना दिया। सिचुएशन अब कैसी है, सिचुएशन अब ठीक है, मतलब अब काफ़ी सिग्नल्स ऐसे मिले हैं, जो नागा लोग हैं वो गुडविल जो एक मिशन था उनके साथ बातचीत करके, सरकार के साथ बातचीत करने में तैयार हो गए हैं। वो कहते हैं कि जल्द से जल्द ब्लॉकेड को खत्म किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 4000 पर्सनल वहाँ पर रवाना किए हैं, तो सिचुएशन अभी ठीक होने वाली है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड तो ये देखिए, अगर आपको कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सिंगल पार्टी नहीं हो सकती, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर सिचुएशन को संभाल लें। जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो इनके लीडर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा। दूसरा, इन सभी ग्रुप्स को एक चीज़ माननी पड़ेगी कि जो इनके जो होमलैंड है वो शेयर्ड है, वो सिर्फ एक ग्रुप का नहीं है, वो सभी से बिलोंग करता है। जब तक ये नहीं मानेंगे कि जो जियोग्राफिकली है वो हमारी शेयर्ड है, सभी के एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर रह रहे हैं, तब तक इनकी लड़ाई होती ही रहेगी। तो इस तरह की बात करते हैं। दूसरा एक अगला जो आर्टिकल है वो है नेक्स्ट आर्टिकल, नाइदर कल्चरल नॉर रेवोल्यूशनरी। तो 3-4 इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने जो ये करप्शन के खिलाफ में जो ये मुहिम जारी करी है, प्रधानमंत्री ने इसको कहा कि ये कल्चरल रेवोल्यूशन है। और जो आर्टिकल में लिखने वाले कहते हैं कि किस तरह की कल्चरल रेवोल्यूशन है। कल्चरल रेवोल्यूशन तो वो होती है जब आप कास्ट के खिलाफ लड़ाई छेड़ते, क्लास के खिलाफ लड़ाई छेड़ते, जेंडर के खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। दूसरा ये बात कहते हैं कि जनधन के अकाउंट में अगर कुछ पैसे आ भी गए तो क्या इसे ऐसा मानता है हमारे देश के अंदर इनइक्वलिटीज हैं, ये क्या कम होंगी? कभी भी नहीं होंगी। प्रधानमंत्री तो ऐसे दर्शा रहे हैं कि जैसे ये डिमोनेटाइजेशन है, एक ये मैजिक वंड है, एक ये जादू की छड़ी है जिससे सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। इससे कुछ सोल्व नहीं होगा। और जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि
रिच तो लाइनों में लग रहे हैं और गरीब आराम से मजे ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री उन लोगों की बात क्यों नहीं करते जिनके पास पूरे देश का पैसा पड़ा है, वो टॉप 50 फैमिलीज जैसे कि अंबानी, अदानी। तो इसी तरह की बात है पूरे आर्टिकल में। तो 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो निकाल के हमने डिस्कस किए। आगे जो एक अगला आर्टिकल है वो डिफरेंटली एबल्ड और दूसरे जो है हमारे जो दिव्यांग हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं बैंक से सुविधाएं लेने में। तो देखिए आरबीआई ने जो एक रिपीटेड सर्कुलर्स जारी किए हुए हैं कि बार बार जो डिसेबल्ड हैं और डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, इनके लिए आप अलग से सहायता प्रोवाइड कीजिए और अलग से इनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कीजिए ताकि इनको दिक्कत ना हो बैंक की सर्विसेज लेने में। फिर भी इनको काफ़ी तरह की दिक्कतें होती हैं। कंटेक्स्ट ये है इसका। डिमोनेटाइजेशन के बाद में तो ये दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कौन कौन सी इनको हर्डल्स आती हैं? देखिए ये साइन नहीं कर सकते, कई बार डिफिकल्टी होती है, मतलब इनका साइन मानते ही नहीं है। कहते हैं कि आप अपने किसी निजी बंदे को लाइए, क्लोज पर्सन को, गार्जियन को लाइए, किसी को लाइए, और इनको एटीएम कार्ड नहीं दिया जाता, कई बार चेकबुक्स नहीं दिया जाता, इंटरनेट बैंकिंग से इनको वंचित रखा जाता है। और आर्काइक रूल्स हैं, अभी भी अंग्रेजों के टाइम में जो रूल्स चलते थे वो भी, कि डिसेबल्स को इंडिपेंडेंट खाता खोलने ही नहीं दिया जाता। भाई आप किसी और बंदे को, अपने फैमिली मेंबर को साथ लाइए, उनके साथ में आपका खाता अटैच होगा। अभी भी कई बैंकों में इस तरह की पॉलिसी यूज करते हैं। और जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन्स हैं उनको बार बार विटनेस प्रोड्यूस करना पड़ता है। जब भी वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आरटीजीएस से पैसे भेजते हैं, तो बार बार उनको एक विटनेस प्रोड्यूस करना पड़ता है बैंक के अंदर में। और भी जो काफ़ी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनसे इनको वंचित रखा जाता है कि जैसे प्रायोरिटीज़ नहीं जाती। बैंक का बिजनेस में देखिए आजकल क्या, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखता है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। वो नए कस्टमर्स को ढूंढते हैं जो इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इनको लगता है कि जो डिसेबल हैं ये एटीएम वगैरह तो यूज़ करेंगे नहीं, इसलिए इनको सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करते नहीं है अच्छे से। और बाद में देखिए जो कॉमन परसेप्शन यही है कि ये इनको बैंकिंग की जरूरत ही नहीं है। और देखिए वेबसाइट में देखिए, जब भी आप बैंकिंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक ग्राफिकल कैप्चा होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई वेबसाइट खोली होगी तो ऐसे पूछते हैं आई एम नॉट रोबोट, या फिर कुछ नंबर भरने की कहते हैं, ये नंबर फिल कीजिए तब आपका अकाउंट खुलेगा, इस तरह की बात है। ये कहते हैं कि जो ब्लाइंड पर्सन होंगे, डिसेबल, उनको तो ये दिखता है नहीं, जो फुल ब्लाइंड है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स इनको आती हैं। दूसरी कौन सी प्रॉब्लम है? ये कहते हैं अलग अलग बंदों को अलग अलग प्रॉब्लम आती है। जैसे कि जो विजुअली जो इम्पेयर्ड होते हैं, यानी जिनकी लो विजन होता है, उनको तो देखिए अकाउंट खोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि बैंक लोग जो है कंप्लाई नहीं करते जो गाइडलाइंस है आरबीआई की। और बैंक ऑफिशियल कई बार इनको कहते हैं कि जॉइंट अकाउंट खोलिए, वही जो हमने डिस्कस किया, बार बार वही आ रहा है इसमें। और कई बार जो जिनको सुनता नहीं है, और जो लोग देखिए वो डिसेबल्स जिनको सुनता नहीं है, वो बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मैन पावर है, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। और जिन लोगों को साइको सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हिट हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि आप किसी फैमिली मेंबर को साथ लाइए, या फिर जो अभी आपका निजी आदमी है। फिर ये कहते हैं कि जो जनधन योजना स्कीम स्टार्ट हुई थी, जनधन योजना में काफ़ी सारी चीज़ें थी, सिर्फ पैसा नहीं था, रुपए कार्ड भी देना था, इंश्योरेंस भी देना था, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी थी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जो डिसेबल्स हैं उनको तो बेसिक सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, बाकी तो चीज़ें आप छोड़ ही दीजिए। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको इंश्योरेंस नहीं देती, उनको लगता है कि कल को अगर कुछ हो गया तो हमें नुकसान होगा, इसलिए इंश्योरेंस की सुविधाएं से भी इनको वंचित रखा जाता है। फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उनमें इनको शामिल नहीं किया जा रहा है। और दूसरी आप कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में तो डिसेबल्स को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो लंबी लंबी लाइनें हैं एटीएम और बैंक्स में, और खास करके रूरल एरियाज़ में, देखिए वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो ये दिव्यांग हैं इनके लिए अलग से लाइनें होनी चाहिए, फिर भी देखिए ऐसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती कई बार, और काफ़ी दिक्कतें इनको आती हैं। बस ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी बारे में है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम है, काफ़ी दूर की, इंश्योरेंस नहीं मिलता, और आरबीआई और गवर्नमेंट को पुनिटिव एक्शन लेने बहुत जरूरी है ताकि जो डिसेबल्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। और आर्टिकल 41 जो हमारा डीपीएसपी है उनमें भी उसको भी फॉलो किया जा सके, उसको मैनिफेस्ट किया जा सके पॉलिसीज़ के अंदर भी। अगला जो आर्टिकल है देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो आर्टिकल है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नया रूल चलाया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कौन सा रूल चलाया कि अब यानी प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं कर्नाटका के अंदर में, उनको 100% एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, वो कन्नड़ लोगों को देनी पड़ेगी। यानी इस तरह का रूल उन्होंने बनाया, इस तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि 100% जो एम्प्लॉयमेंट देगी कर्नाटका के अंदर में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, 100% यानी 100% के 100% लोग वो कन्नड़ होने चाहिए। इस तरह का रूल इन्होंने बनाया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साफ साफ आर्टिकल में लिखा है, इनको पता है, इनको साफ साफ पता है कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है कि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये निरस्त हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। और ऊपर से देखिए हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा 15-16 आप बताइए कौन सा आर्टिकल है। कि देखिए दूसरा ये है कि जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई है, अब क्या है, जो वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है जो कर्नाटका के लोगों को, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्किल्स प्रोवाइड करने में लैग कर रही है। तो इसलिए तो पहली तो प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए ना, आप जो बेसिक रूट काज है क्यों एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है उनको, क्योंकि स्किल्स की कमी है। इसलिए
कोई ना कोई देखिए 100% तो कोई जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो फॉलो कर ही नहीं पाएगी इस रूल को, तो इससे नुकसान ये होगा, बल्कि वो इंडस्ट्रीज वहां से कर्नाटका से चल के और किसी दूसरे स्टेट में चली जाएगी, जैसे कि तमिलनाडु में, तो वहां तो बल्कि इनको और दिक्कतें आएंगी। अगर वो इंडस्ट्रीज कर्नाटका से उठ के दूसरे स्टेट्स में चली गई तो बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो इशू यही है, जो सिद्धारमैया यानी जो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर खेल रहे हैं, ये बहुत गलत पॉलिसी अपना रहे हैं, साइनिकल पॉलिसी अपना रहे हैं, जो ना सिर्फ हमारे संविधान के खिलाफ है बल्कि फेडरलिज्म के भी खिलाफ है। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। 3-4 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। आप फेडरलिज्म में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल वे में इस तरह की जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई है उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।